ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज बातचीत इस मसले पर हो रही ज़ेरा आर पर कि क्या डर गया है ड्रैगन। भारत ने मैकमोहन लाइन पर विकास की एक ऐसी सड़क बनाने की कोशिश शुरू की है, एक बड़ी योजना शुरू की जिसको लेकर आपत्ति ड्रैगन को है। इसको लेकर मुलाकात भी दिल्ली में होनी है। इस मसले पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की प्रतिक्रिया आई है, क्या कह रहे हैं वो सुनिए। चाइना का कोई हक नहीं है कि इस मामले पर किसी तरीके का सवाल या निशान लगाए। अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है और वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, वो सरकार का हक है कि वहाँ बनाए। चाइना को कोई हक नहीं पहुँचता कि इस तरीके का क्रिटिसाइज करे, लेकिन साथ साथ हमारी सरकार को चाइना के साथ बात करनी चाहिए और सख्ती के साथ बात करनी चाहिए, चूंकि ये मुद्दा बार बार चाइना उठाता रहा है। तो कोशिश अब तक यही की जाती रही कि बातचीत के जरिए अपने लेवल पर साझा तौर पर ये सारी चीजें सुलझाने की कोशिश की जाए, लेकिन बार बार ये सब कुछ होता रहा। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा इस पर चर्चा करने के लिए। जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये मैकमोहन लाइन जो एक लकीर खींची गई, उसके आसपास कुछ भी करना एक बड़ी मुसीबत सा बन जाता है। चाहे 62 के उन जख्मों की अगर बात कर लें, उसके बाद चीन का रुख आप देख लीजिए, चाहे तिब्बत में हो, लद्दाख में हो, और उसके बाद अब ये आपत्ति, किस तौर पर देख रहे हैं आप इसे? देखिए साहब, ये तो ऐसी बात हुई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जब पीस और ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड साइन हुआ था भारतवर्ष और चीन के बीच में, तब से हमने तो अपनी सब रक्षात्मक कार्रवाइयां बंद कर दी, यहां तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी बंद कर दिया। चीन ने ये पूर्ण रूप से फायदा उठाकर लाइन बिछाई जो कि ल्हासा तक आती है। एक ऑयल पाइपलाइन आ रही है ल्हासा तक और 8 ट्रेनें प्रतिदिन यहां पे आती हैं। इसके अलावा जो 3 उनकी हाईवे थी तिब्बत के अंदर, चीन ने उनको पूरी तरह से अपग्रेड किया है, ब्लैक टॉप कर दिया है, क्लास 50 स्टैंडर्ड तक ले आए हैं और इसके अलावा कोई 5 से ज्यादा नई एयरफील्ड वहां पे बन चुकी हैं। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन चीन ने तिब्बत के इलाके में करके अपनी सैनिक क्षमता को एकदम कोई 100%। दीपक साहब, आपके पास लौट रहे हैं। क्या ये माना जाए कि एक ये रणनीतिक चूक भी कही जा सकती, जो काम शायद बहुत पहले शुरू करना चाहिए था और जो एक रक्षात्मक मुद्रा रही है भारत की, कहीं उसी को लेकर ये रोष तो नहीं है, उसी को लेकर ये विवाद नहीं है कि अब उसे एक जब अटैक का मौका मिला है, अपनी रक्षात्मक तौर पर अपने आप को मजबूत करने का मौका मिला, तो ये सारी चीजें हो रही हैं? देखिए, मैं बख्शी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। चीन ने अपने तरफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा किया और हमने उसमें काफी ढील छोड़ी है, क्योंकि ये ढील इसलिए छोड़ी गई थी। हमारा मानना था कि अगर हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करते हैं अपने इलाकों में, तो उसका चीन फायदा उठा सकता है, तो इसलिए हमने उसको पिछड़ापन में रख दिया। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का एक बयान आया कि हमको कड़े रुख से पेश आना चाहिए, तो इसमें एक बात ये हमें समझनी और अपने देशवासियों को भी बतानी है, क्योंकि 50 के दशक से लेकर के 60 के दशक तक जो बॉर्डर पर बातें हुई हैं, जो वार्तालाप हुई है बॉर्डर का समाधान के लिए, तो उसमें जो पश्चिमी सेक्टर है जिसमें अक्साई चीन का क्षेत्र आता है और जो मिडिल सेक्टर है जिसमें हमारे आजकल हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल का हिस्सा आता है, और जो ईस्टर्न सेक्टर है, पूर्व उत्तर जो सेक्टर है, उसमें खासकर जो अरुणाचल का जितना भी हिस्सा था वो आता है। तो इस पर वार्ता हुई है और आप के प्रवक्ता ने कहा कि 17 वार्ताएं हुई। मैं ये बताना चाहूंगा कि 17 से ज्यादा वार्ताएं हुई है, 39 वार्ताएं हुई हैं। 1981 से वार्ता शुरू हुई है, 1981 से 87 तक 7 वार्ताएं हुई है। उसके बाद
जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा के बाद, उसने 15 वार्ताएं की और उसके बाद विक्रम राव साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि बता रहे हैं दीपक साहब की वार्ताओं का दौर तो एक लंबा चला, अब तक 19 बार वार्ताएं हो चुकी हैं। हाल ही में जिनपिंग साहब भी भारत आए, मुलाकात हुई, गुलदस्ता बांटा गया, शांति का संदेश दिया गया, मिलजुल कर रहने की बात की गई, लेकिन इन सब के बीच लद्दाख में सब कुछ होता रहा। ये किस तरह का चेहरा है चीन का? मैं बड़ा स्पष्ट इसमें है, एक बात का मैं जिक्र कर दूं जो दुखद है लेकिन महत्वपूर्ण है। 45 बार बातचीत हुई, बातचीत चलती रही, बातचीत का तुक क्या है? हम चीन की आलोचना क्यों करें? पिछले महीने की एक घटना का जिक्र कर दूं कि जब भी कोई सीमा पर या अंतर्राष्ट्रीय बातचीत होती है किसी सार्वभौम भौगोलिक सीमा के बारे में, तो विदेश मंत्री और गृह मंत्री शामिल किए जाते हैं प्रतिनिधिमंडल में। भारत में क्या किया? चीन के राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत की, उस वक्त विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तो शामिल थी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह गए थे सार्क मीटिंग में काठमांडू, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू थे। रिजिजू को नरेंद्र मोदी ने शामिल नहीं किया, क्या कहते हुए? क्यों शामिल नहीं किया? गृह राज्य मंत्री हैं, गृह काबीना मंत्री के लिए प्रॉक्सी हो सकते हैं, बातचीत में रहना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के सांसद हैं, गृह राज्य मंत्री अरुणाचल प्रदेश मतलब एक ऐसी रणनीति डेवलप नहीं की गई सरकार की तरफ से अब तक, चाहे विदेश स्तर पर हो चाहे रणनीतिक स्तर पर हो, कि मजबूती से अपनी बात को रखा जा सके, डंके की चोट पर अपनी बात को कहा जा सके। हम आपके पास लौट रहे हैं विक्रम राव साहब, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कर्नाटक के मैसूर में एक महिला IAS अधिकारी के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक कर्मचारी का संदिग्ध हालत में शव मिला था और यह शख्स 53 साल का था और पेस मैनेजर के पद पर काम करता था। पुलिस को शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों में यह खबर फैल गई कि वेंकटेश ने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या की वजह प्रबंधन द्वारा शोषित किया जाना बताया जा रहा था। और अब इस कारण से नाराज स्थानीय लोगों ने महिला IAS अधिकारी के साथ बदसलूकी की है। मैसूर में IAS अधिकारी हैं, ये तस्वीरें भी आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। IAS अधिकारी, महिला IAS अधिकारी हैं जिनके साथ ये बदसलूकी की गई है। स्थानीय लोगों ने ये बदसलूकी की है। दरअसल किसी बात को लेकर ये लोग नाराज थे। कुछ दिनों पहले एक संदिग्ध हालत में एक शव मिला था 53 साल के एक व्यक्ति का, और उसको लेकर अब नाराजगी लोगों की जब बढ़ी तो उन्होंने महिला IAS अधिकारी के साथ बदसलूकी तक शुरू कर दी। लाजमी सी बात है, शर्मनाक है। नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन कर्मचारी ने आत्महत्या की थी, नाराजगी इसको लेकर थी और वजह यह बनी कि नाराज स्थानीय लोगों ने महिला IAS अधिकारी के साथ ही बदसलूकी करनी शुरू कर दी। मैसूर की यह घटना है, महिला IAS अधिकारी के साथ ये बदसलूकी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला क्या था वो भी हमने आपको बताया, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं कि दरअसल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कर्मचारी का संदिग्ध हालत में शव मिला था कुछ दिन पहले और ये शख्स 53 साल का था और पेस मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। पुलिस को यह शव मिला और उसके बाद से ही स्थानीय लोगों में एक खबर फैल गई कि वेंकटेश ने आत्महत्या की, यानी इसे आत्महत्या का मामला समझा गया और आत्महत्या की जो वजह थी उसको लेकर दरअसल लोगों में नाराजगी है। आत्महत्या की वजह बताई गई कि प्रबंधन लगातार इस व्यक्ति को शोषित कर रहा था, प्रताड़ना दे रहा था और इस कारण उसने सुसाइड कर लिया। अब नाराजगी इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में थी कि क्या कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई कुछ हुई नहीं तो इसके बाद नाराज स्थानीय लोगों ने इस महिला IAS अधिकारी के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। देखिए आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मैसूर ATI में कर्मचारी की मौत से लोग नाराज हैं। हाथापाई तक की गई है, आप देखिए। हालांकि जो पुलिस के जवान हैं, जो सुरक्षा में IAS अधिकारी के साथ पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उन्होंने लोगों को हटाने की कोशिश की, दूर रखने की कोशिश की, लेकिन लोग उलझ पड़े। नाराजगी है लोगों में इस बात को लेकर कि अगर प्रबंधन की तरफ से ये सारी चीज़ें हो रही थी और ये मामला अगर इस तरह का सामने आ रहा है तो इस पर जांच पड़ताल की जाए इसकी तेज़ी के साथ और इस पर कार्रवाई की जाए। नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि लोगों ने सोचा समझा नहीं और महिला IAS अधिकारी के साथ बदसलूकी पर उतर आए। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तमाम अधिकारी भी इस महिला आईएएस अधिकारी के साथ हैं जिस वक्त ये बदसलूकी की गई, और उसके बाद जो आईएएस अधिकारी थी उन्हें गाड़ी में बिठाया गया और यहां से ले जाया गया। तो ये बात हुई एक बड़ी खबर की। एक फिर से लौटते हैं अपने उस चर्चा पर जो हम बात कर रहे हैं कि लगातार भारत की जो विकास की जो मुहिम शुरू हो रही है मैकमोहन लाइन पर 1800 किलोमीटर सड़क बनाने की जो योजना है, इसको लेकर आपत्ति दर्ज की है चीन ने। और चीन की इस आपत्ति के पीछे वजह क्या है, इसके पीछे क्या एक लंबी चेन है और इसका सिलसिला पीछे से बहुत कहीं जुड़ा, इन सारी चीज़ों को, तर्कों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पैनल पूरा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एसपी सिन्हा साहब भी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। एसपी सिन्हा साहब, आपके पास एक बार फिर लौटूंगा और ये जानना चाहूंगा, जैसा कि बता रहे थे विक्रम राव साहब कि एक रणनीतिक चूक के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है कि एक लंबे समय से जो चीज़ें होनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा इस तौर पर देखा जा रहा है कि आज जब कोई कंस्ट्रक्टिव एक रणनीति बना रही सरकार, अपने लोगों को सुरक्षित करने की एक योजना तैयार की जा रही है, तो इस तरह की अड़चन पैदा की जा रही है। ये नाराजगी है या साफ तौर पर मनमानी है? मैं इसको दो हिस्सों में कहना चाहूँगा जी। पहला चीज़ तो ये है कि चाइना का जो रिएक्शन ये हुआ है उसमें भी दो बिंदु है। एक बिंदु है कि भारत की मैत्री विदेश की महाशक्तियों के साथ जो हो रहा है वो चाइना का चिंता का विषय है। दूसरा चाइना का चिंता का विषय है कि जो बॉर्डर पे हम मैचिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उसके लिए चिंता का विषय है। और जहां तक ये अभी जो भारत की प्रतिक्रिया है वो हम लेट तो आए लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम लोग सही वक्त पे कह रहे हैं, ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से जो पुरानी सरकार है वो उत्तरदायित्व उसको लेना पड़ेगा कि जो मैचिंग कैपेबिलिटी है 1962 के बाद भी इतिहास से हम लोग क्यों नहीं सीखे। बॉर्डर का जो हमारा चाइना के साथ प्रॉब्लम है उसके विषय में मैं कहना चाहूँगा कि जो पहला अंग्रेजों ने जो प्रतिक्रिया शुरू की थी 1910 में, उसमें चाइना, हिंदुस्तान और चाइना और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था। तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव तो साइन कर दिया। चाइना का जो प्रतिनिधि था वो कहता है कि जब तक एम्परर से नहीं पूछेगा तब तक वो साइन नहीं करेगा, और आज तक वो चाइना का जो प्रतिनिधि वापस नहीं आया है। जब 1947 में अंग्रेज जा रहे थे उस समय पाकिस्तान, हिंदुस्तान अपने सिविल वॉर के कंडीशन में था, तो उस समय भी कुछ नहीं हो पाया। तो ऐसे ऐसे 14 सॉफ्ट स्पॉट हैं जहां पर जो सीमा की जो विवाद है वो बहुत लाइव है। तो और जो जनवरी 2012 में ज्वाइंट बाउंड्री मैकेनिज्म जो स्टैब्लिश किया गया था उसके तहत इस इशू को एड्रेस करना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ, जो इशू को एड्रेस करने की जो सख्त जरूरत है। दीपक साहब, इस मित्रता के क्या मायने लगाए जाएं? एक तरफ मुलाकात होती है, प्रेसिडेंट आते हैं, सब कुछ होता है एक दिशा में, लेकिन पीठ पीछे सारी चीजें चलती रहती हैं, लगातार अनर्वत चलती रहती हैं, और कहा जाता है कि साझा स्तर पर, साझा तौर पर इसको सुलझाने के प्रयास किए जाएं। किस तरह से साझा तौर पर सुलझाया जाए इसको? देखिए, ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा जब तक बॉर्डर सुलझ नहीं जाता है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि ये समस्या है, क्योंकि हमने जो अपना पूर्व का हिस्सा है उसको फेट कंप्लाई मान करके छोड़ दिया है कि ये तो हमारा ही हिस्सा है, और जो प्रतिक्रियाएं हम सुन रहे हैं वो उसी तरह की हैं और उस दिशा में हमें को ले जाती है। और दूसरी तरफ चीन ने भी जो पश्चिम क्षेत्र है, जो वेस्टर्न सेक्टर है, उसमें भी उसने फेट एंड कंप्लाई बना दिया कि ये तो हमारा ही है, बाकी कुछ हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये जो दोनों फेट एंड कंप्लाई की जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है, अगर आप देखेंगे 50 के दशक में जो हमने बातें की चीन के साथ और 1960 में जो बड़ी वार्ता हुई बॉर्डर पर, तो इसमें जो पूरा का पूरा क्षेत्र है बॉर्डर का, वेस्टर्न से लेकर के ईस्टर्न बॉर्डर तक सारा हमने नेगोशिएट किया है। और क्योंकि इसमें जो समझौता नहीं हो पाया था, क्योंकि हम बोल रहे थे कि वेस्टर्न क्षेत्र भी हमारा है, ईस्टर्न क्षेत्र भी हमारा है, तो इस करके चीन उस समय हमारी बात नहीं माना था। हमने कहा था हम इसको बातचीत ही नहीं करेंगे इसमें। लेकिन दीपक साहब, कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वो भी बीच बीच में हम सुनाते चलें। बीजेपी नेता एमजे अकबर का यह कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कर रहे हैं, और ऐसा हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, और जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है तो मोदी सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी।
ये हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी बॉर्डर पे, उस बात को हम समझते हैं। ये हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, किसी के खिलाफ ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का मामला है, आप इतना समझ जाइए कि नरेंद्र मोदी की सरकार कभी 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 नहीं पीछे हटेगी। जीडी बख्शी साहब, संक्षेप में जानना चाहेंगे, एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लें इस बयान पर कि क्या इसी पॉजिटिव एटीट्यूड को, इसी डोमिनेटिंग एटीट्यूड को खतरा मान रहा है चीन? देखिए, चीन जो है, हमने देखा है एक द्विपक्षीय नीति अपना रहा है, एक पैराडॉक्सिकल अप्रोच अपना रहा है। एक तरफ तो उनके सीनियर लीडर्स हमारे यहां आते हैं, पिछले साल उनके प्रधानमंत्री आए थे, इस साल उनके राष्ट्रपति आए हैं, और दोनों समय जब उनके सीनियर नेता दिल्ली में थे तो चीन की सेना ने सीमा क्षेत्र में विवाद खड़ा कर दिया, घुसपैठ खड़ी की और बड़ी वारदातों को अंजाम दिया ताकि बिल्कुल माहौल में खटास पड़ जाए। तो ये चाहे अब समझ नहीं आ रहा कि ये जानबूझ के किया जा रहा है या जानबूझ के पैराडॉक्सिकल सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, दो तरफा सिग्नल दिए जा रहे हैं कि आप हमारे साथ कॉमर्स करिए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये दो तरफा सिग्नल, जो ये दो तरफा सिग्नल की बात कर रहे हैं बख्शी साहब, यही पेच है और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इंडो चीन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर BR दीपक साहब। ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब लौटेंगे तो दीपक साहब से इस मसले पर चर्चा करेंगे आगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी खास पेशकश जीरो आवर देख रहे हैं आप। पूरा पैनल हमारे साथ इस पर जुड़ा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत की जो योजना है मैकमोहन लाइन पर, जो विकास की एक सड़क खींचने की, उसको लेकर चीन ने लगातार आपत्ति जताई। एक बार फिर से आपत्ति और दूसरी तरफ मुलाकातों का दौर। किस तरह के ये सिग्नल हैं, क्या कुछ समझा जाए इससे, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर BR दीपक साहब इंडो चाइना एक्सपर्ट हैं। दीपक साहब, ये रेड सिग्नल, येलो सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, सब कुछ दिख रहा है चीन की तरफ से। मुलाकात भी हो रही है, विकास की बात भी हो रही है और आपत्ति भी हो रही है। क्या मायने हैं इसके?
देखिए, मुझे लगता है एक तो इसमें हम कुछ बहुत ज़्यादा इसको उछालते हैं, खास करके आप लोग मीडिया वाले इसको बहुत ज़्यादा उछालते हैं। जहां तक अधिकृत क्षेत्र और LAC की बात है, चीन के बॉर्डर को हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, वो दो अलग अलग चीजें। जो एरियाज अंडर जुरिस्डिक्शन, जैसे वेस्टर्न सेक्टर चीन के जुरिस्डिक्शन में, उनके अधिकृत में है, और जो ईस्टर्न सेक्टर जो हमारे जुरिस्डिक्शन में, तो वहां पर जो हम चाहे वो कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, और चीन वो जो चाहे वो कर रहा है, जो उसके अधिकृत में क्षेत्र है। और जैसे हमने 1954-1956 में भी आपत्तियां उठाई है, उनकी जो वहां पर सड़कें बनाई है, वो भी उठाएंगे, क्योंकि जब तक बॉर्डर सॉल्व नहीं होगा ये आपत्तियां उठती रहेगी। लेकिन जो दूसरी बात है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, क्योंकि वो परिभाषित नहीं है, उसका मायना पता नहीं है हमको कि कहाँ है कहाँ नहीं है, तो इसलिए जो हमारे पेट्रोल है वो उनके एरिया में चले जाते हैं, जो सो कॉल वो बोलते हैं कि हमारे एरिया है, फिर उनके जो पेट्रोल है वो हमारे एरिया में आ जाते हैं। जो नहीं दीपक साहब, मैं खास तौर पर इस योजना की बात को लेकर बात कर रहा हूं कि इस योजना से क्या नुकसान है चीन को इस सड़क से। हेलो, आई एम नॉट बीन एबल टू हियर यू क्लियरली। दीपक साहब, ये जो सड़क, जो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी योजना बनाई है भारत सरकार ने मैकमोहन लाइन पर सड़क बनाने की 1800 किलोमीटर की, इस पर आपत्ति की वजह क्या है? इसको लेकर क्या नाराजगी है? नहीं, आपत्ति तो इसलिए उठेगी क्योंकि वो डिस्प्यूटेड क्षेत्र मानते हैं ना उसको। जैसे हमने भी, जब चीन ने अक्साई चीन पे रोड बनाई थी तो हमने भी आपत्ति उठाई थी, क्योंकि वो भी डिस्प्यूटेड एरिया है। हाँ। तो जो बॉर्डर मामला जो इसकी मैं बातें कर रहा था, जो वार्ता है, उसमें ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं। तो जो चाहे वो दौलत बेग ओल्डी का जो मामला पीछे हो, उनके जो प्रधानमंत्री 2013 में आए थे, या फिर जो अभी जो चुमर सेक्टर का एरिया है, जब उनके राष्ट्रपति हमारे देश में आए थे, तो ये जो है दोनों तरफा होता है। जैसे क्योंकि LAC परिभाषित नहीं है, ग्राउंड में हमको पता नहीं कि कहां तक है, तो इसीलिए हम अगर वहां पर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो चीन भी वो रोड बनाने की कोशिश करता है हमारे बदला बदली में। अगर चीन कुछ करता है तो हम भी उसके बदला में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इस तरह की जो छुटपुट जो घटनाएं हैं, हालांकि जो हमने जो बॉर्डर में, यानी विक्रम राव साहब, ये एक रूटीन माइंडसेट है LAC और LOC को लेकर, इसके बारे में ज्यादा विस्तृत चिंताजनक बात नहीं कही जा सकती क्या इसको? नहीं, इसमें एक बड़ा स्पष्ट है, आप जो पूछ रहे थे पहले की सड़क के बारे में, ये सड़क बनाना बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार सीमावर्ती अरुणाचल के गांव वालों को, ग्रामीण जन को आश्वस्त कर रही है कि हम तुम्हारी रक्षा में मुस्तैद हैं, सचेत हैं, तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगे, भारतीय सेना यहाँ आ जाएगी, ये इशारा है। लेकिन मेरी अवधारणा को मैं व्यक्त कर दूं राजीव, ये LOC LAC माने तभी होते हैं जब भारत एक सख्त नजरिया करे और अंग भाषा बड़ी मजबूत हो। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जा रहा दुनिया भर में विश्वविख्यात है कि ये बड़े सख्त हैं और बड़े मजबूत आदमी हैं, पूरा बहुमत है लोकसभा में, संसद में, जो अटल बिहारी वाजपेयी पास नहीं था। तो क्यों किसने इनको रोका चीन के राष्ट्रपति को बताने के लिए कि देखिए सीमा के बारे में कोई समझौता नहीं होगा, हम अरुणाचल के सांसद जो हमारे मंत्री हैं उनको हम शामिल करेंगे बातचीत में, भले ही आप वॉकआउट कर जाए। लेकिन फिर वही बात, रुपया आना पाई वाली, व्यापार के संबंध न टूटे, भले ही सीमावर्ती टलता जाए। ये नज़रिया जो तमाम प्रधानमंत्रियों को रहा है राजीव, और आपको याद दिला दूं, डेंग जियापिंग ने राजीव गांधी से 15 साल पहले कहा था, हमको अब अक्साई चीन दे दीजिए लद्दाख में और तवांग दे दीजिए अरुणाचल में, बाकी सब आप रख लीजिए। वाह वाह, बड़ी अच्छी बात है। बस हम आपसे कहें कि आप अपना ड्राइंग रूम, अपना रसोई हमको दे दीजिए, पूरा मकान आप रख लीजिए। ये कोई तर्क हुआ? कोई भारत सहमत होगा इस बात से? लेकिन यहाँ मेरी अपेक्षा थी भारत के प्रधानमंत्री से कि ये अपनी पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए एक सख्त प्रधानमंत्री के रूप में चीन के राष्ट्रपति को संदेशा देंगे, व्यापार तभी संभव है जब सीमा के बारे में परेशानियां दूर होंगी, नहीं तो जहां आप हैं आपको सलामत, जहां हैं हम अपनी सुरक्षा बढ़ाएंगे। राजीव, बिल्कुल। बख्शी साहब, क्या ये माना जाए कि वाकई चीन का रवैया जो है वो गुड़ खाने जैसा और गुलगुले से परहेज जैसा है और इस पर सख्ती से बात रखना अपनी बहुत जरूरी है? निहायत ही जरूरी और नितांत आवश्यक है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं
और हमारे सीमा के विवाद का जल्दी में है कि इसे सुलझा ले, उसका मतलब बहुत सीधा है। चीन की प्राथमिकता है उसकी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन तिब्बत के क्षेत्र में। उसे लगता है कि अगर तिब्बत में कल कुछ गफलत होती है, गदर होता है, तो वो भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसके पास एक मुद्दा होना चाहिए, जो कि है बॉर्डर का मुद्दा। तभी उसने देखिए इस मुद्दे को कोई अब 60 साल से ज्यादा हो गए हैं इसको जिंदा रखा है। अभी तक कोई मैप्स एक्सचेंज नहीं हुए जिसमें उसने अपनी परसेप्शन ऑफ द एलएसी दिखाई हो कि वो कहां समझते हैं सीमा कहां है। इस तरह की तो कोई साहब नक्शे भी अभी तक आदान प्रदान नहीं हुए। और जैसे बड़ा सही कह रहे थे दीपक साहब, 39 राउंड्स हो चुके हैं बातचीत के, 39 राउंड्स डायलॉग के हो चुके हैं, और वहीं की वहीं घूम फिर के सुई वहीं अटकी रहती है और कोई मटेरियल प्रोग्रेस चीन ने नहीं होने दी बातचीत के मुद्दे में। मतलब पहले तो हमें कहा गया कहने भर की बात रह गई है बख्शी साहब की साझा तौर पर मुद्दा सुलझाया जाए, मिल बैठकर बातचीत की जाए, लेकिन इन सब से कुछ हो नहीं रहा है। उसका असर भी हम देख रहे हैं, क्योंकि एक विकासवादी अगर परियोजना है भारत की मैकमोहन लाइन पर, तो उसको लेकर आपत्ति होना कम से कम जायज़ नहीं था, अगर आप व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत बनाना चाहते हैं। और अगर इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की प्रकृति चीन की तरफ से दिखाई दे रही है, तो इसके लाजमी सी बात है, इसके घातक मायने भी हो सकते हैं। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं इस मसले पर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, तुरंत लौटते हैं। तो ड्रैगन के डर की परतें खोलने की कोशिश आगे भी कर रहे हैं हम, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर कश्मीर से है। कश्मीर के बारामूला में लैंड माइन ब्लास्ट हुआ है। धमाके में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। अस्पताल में इन दोनों जवानों को भर्ती करा दिया गया इलाज के लिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर कश्मीर से आ रही, जहां पर बारामूला में लैंड माइन ब्लास्ट हुआ है। पंकज शर्मा हमारे रिपोर्टर इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, बताइए पूरी घटना। देखिए, कश्मीर के बारामूला जिले की राफियाबाद की घटना है ये। आतंकियों ने जो है सेना की कार्रवाई को निशाना बनाया है और जो है आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 2 सेना के जवान जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुए। अभी जो है सेना ने पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया है। तमाम जितने भी एजेंसीज है, चाहे वो सीआरपीएफ की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, जगह जगह जो है तलाशी अभियान चल रहा है। और आतंकियों की धरपकड़ के लिए जो पूरे कश्मीर घाटी की अगर बात की जाए तो एक अभियान छेड़ा गया है ताकि पता लगाया जा सके कि किन आतंकियों ने जो है इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अभी जो है पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया गया है। लेकिन दुखद घटना यह है कि 2 जवान हमारे जो है गंभीर रूप से जख्मी है। अब आपको बता दूं कि कश्मीर के बारामूला जिले की राफियाबाद की घटना है। कार्रवाई को जो है आतंकियों ने निशाना बनाया है, जो कि आपको बता दूं कि कल की अगर हम बात करें, कल भी जो है पुलिस ने आतंकियों ने जो है एलओसी के पास आईडी जो है ब्लास्ट करने की साजिश रची थी, लेकिन उसे सेना ने विफल कर दिया था। लेकिन आज जो है आतंकियों ने कश्मीर के राफियाबाद में जो है आईडी ब्लास्ट, जिसमें 2 जवान जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुए। ठीक है पंकज, आप आगे भी नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे और आगे भी जानकारी आपसे अपडेट लेंगे इस मामले पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कश्मीर के बारामूला में लैंड माइन ब्लास्ट हुआ है और हम इस वक्त जो फिलहाल चर्चा कर रहे हैं वो ड्रैगन की नीयत को लेकर जो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं एलएसी पर, और ख़ास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है मैकमोहन लाइन, माफ़ कीजिएगा, मैकमोहन लाइन पर जो सड़क बनाने की योजना, एक बड़ी योजना भारत शुरू करने की तैयारी में है, उसको लेकर आपत्ति जो है उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। एसपी सिन्हा साहब भी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सिन्हा साहब, जिस तरह का रवैया जो हम ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हम बातचीत कर रहे थे कि एक सख्त माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी देखी, चाहे बारामूला में लैंडमाइन ब्लास्ट हो, यहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ जिस तरह से बढ़ रही हैं, उसको लेकर भी अब सतर्क रहने की ज़रूरत है। और एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड हिंदुस्तान की तरफ से पिछले कुछ दिनों से दिखाया जा रहा है, कहीं उसको लेकर एक डर भय तो नहीं बन रहा है? देखिए, कुछ दिन पहले जब नई सरकार आने से जो पुरानी सरकार थी, तो कुछ विदेशी शक्तियां समझती थी कि भारत जो है वो सॉफ्ट स्टेट है, और उनकी पूरी रणनीति इस आधार पे कायम थी कि इंडिया सॉफ्ट स्टेट है और हम मनमानी कर सकते हैं। जो मौजूदा नेतृत्व है उसने बहुत क्लियर संकेत दिया है कि अब
पुरानी इतिहास की जो वाणी है, वो जो शैली है, नहीं चलेगी। अब भारत अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी दाम, कोई भी कीमत चुकता करने के लिए तैयार है और उस मनमानी नहीं चलेगी। आपको यदि याद होगा तो जो प्रेसिडेंट चाइना आए थे यहाँ पे, तो 12 मिनट के लिए प्रधानमंत्री जी उनको साइड में ले गए और उन्होंने कहा कि जो इंट्रूशन हो रहा है हिंदुस्तान के बॉर्डर पे वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और इस साहस को देख के प्रेसिडेंट चाइना थोड़ा सा घबरा गए थे और थोड़ा सा सहमत भी हो गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है कि सॉफ्ट स्टेट की बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है। हम अपने हिस्से में जो भी विकास का काम करते हैं, ये हमारा मामला है। कोई विदेशी शक्ति उस पर टिप्पणी करे या उस पर हस्तक्षेप करे, ये उपयुक्त नहीं है। तो ये दोनों दृष्टि को देखना पड़ेगा। दीपक साहब, आपके पास लौट रहा हूं। क्या ये जो प्रतिरोधी रणनीतियां बनाई जा रही हिंदुस्तान की तरफ से, इसी को तो नहीं समझा जा रहा है कि ये अटैकिंग मोड में अब हिंदुस्तान आ रहा है और जिस तरह की बातें पूरी मजबूती से रखी जा रही हैं, अब संभल कर चलने की जरूरत है? नहीं, ये दो अलग अलग बातें। एक तो पाकिस्तान का मुद्दा है और एक चीन का मुद्दा है। दोनों ही अलग अलग है और अलग अलग नजरिए से हमको देखना चाहिए थे। हमें ये भी गौर करना चाहिए कि अगर हमारा चीन के साथ जो बॉर्डर है वो उसमें कोई पाकिस्तान की तरह गोलीबारी नहीं होती है। काश ऐसा हमारे जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है वहां भी ऐसा ही हाल बनता जैसे हमारा चीन के साथ का बॉर्डर है, जिसमें शांति बहाल रही है और पिछले 1967 से लेकर के अब तक कोई गोलीबारी की कोई घटना नहीं है। तो इसलिए हमको ये भी मानना चाहिए कि जो चीन के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो बिल्कुल पीसफुल है और उसमें कोई ज्यादा घटनाक्रम है नहीं। जो छोटे मोटे जो लाइन क्रॉसिंग के घटनाएं होती रहती है, चाहे वो हमारी तरफ से हो चाहे चीन की तरफ से हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो घटनाएं होती हैं हम उसको बड़ा उछाल देते हैं। अगर हमारे सैनिक थोड़ा उधर चले जाते हैं तो चीन उसको अनदेखा कर लेता है, क्योंकि उसको खबरों में उसको कभी भी लाता नहीं है। चीन के जो अखबार है उसमें उसका कोई जिक्र नहीं होता है। तो हमारा जो बॉर्डर है और खास करके जो रिश्ता है चीन के साथ, वो काफी मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा है। और हालांकि हमको मानना चाहिए कि इसमें बॉर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों देशों के बीच में, वो बॉर्डर की वजह से ठीक नहीं बन रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमको एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर के दोनों देशों के रिश्ते को देखना चाहिए। और खास करके 21वीं सदी में जब जो शक्ति संतुलन है अटलांटिक से लेकर के वो अब पैसिफिक की ओर बढ़ रहा है, इंडो पैसिफिक में चाहूंगा क्योंकि इंडिया भी उसमें शामिल है। तो ऐसी स्थिति में जो हमको एक दृष्टिकोण से, अच्छे एक सामरिक दृष्टि से दोनों रिश्तों को देखना चाहिए और हम इसको किस तरह से आगे बढ़ा दें। क्योंकि आर्थिक दृष्टि से आने वाले 50 सालों में जो पूरे विश्व का जो जीडीपी होगा कम से कम आधा, और ये आधे से ज्यादा वो सिर्फ इस दुनिया के हिस्से में पैदा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमको चीन की जरूरत है, चीन को हमारी जरूरत है। लेकिन जो ये आपत्तियां हैं वो आपत्तियां होती रहेगी जब तक वो विवाद सुलझेगा नहीं। हाँ। तो मुझे लगता है कि अगर हमारा देश इसको थोड़ा जैसे प्रतिक्रियाएं हो रही हैं कि सख्ती से उसको आगे बढ़ा रहे हैं और चीन भी चाहता है कि उसको भारत को ज्यादा तंग ना किया जाए, क्योंकि वो समझता है कि अगर भारत को थोड़ा तंग करेंगे तो हो सकता है वो अमेरिका के बिल्कुल पास आ जाए, फिर वो बिल्कुल ठीक है चीन का जो एक ठीक है। दीपक जी आपके पास लौटेंगे हम। फिलहाल एक ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे और ब्रेक से पहले आपको इसके बारे में, इस मसले के बारे में और भी कुछ बताते चलें कि चीन भारत से सटे सीमावर्ती इलाकों में अपनी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास करने में जुटा है, लेकिन भारत की इस तरह की पहल का वो हमेशा से विरोध करता रहा है। चीन ने तिब्बत में न सिर्फ सड़कों का जाल बिछाया बल्कि इन इलाकों में रेल और हवाई नेटवर्क का विस्तार करने में भी जुटा है। चीन ने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर पाकिस्तान तक रेल लाइन बिछाने का ऐलान किया था। हालांकि भारत ने अपने स्तर से इसका विरोध भी किया, लेकिन चीन भारत की चिंताओं को दरकिनार कर अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में लगा है। अब भारत ने अपने इलाके में सड़क बनाने और दूसरी परियोजनाएं शुरू करने का फैसला किया है,
तो चीन ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सीमावर्ती इलाकों में चीन कर रहा है ढांचागत सुविधाओं में इजाफा। छिंगई तिब्बत रेलवे लाइन को शिगाज और नियगजी तक ले जाने की योजना। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण राजमार्गों को अपने सैन्य ठिकानों से जोड़ा। सिक्किम की सीमा तक बनाया रेल मार्ग। चीन भारतीय सीमा से लगे इलाकों में तेज गति से ढांचागत सुविधाएं बढ़ा रहा है, जिनमें सड़कों के अलावा रेल लाइनों का जाल और हवाई अड्डे की सुविधाएं भी शामिल हैं। चीन तिब्बत और शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र में भारतीय सीमा के दूसरी ओर लगातार ढांचागत विकास कर रहा है। इनमें छिंगई तिब्बत रेलवे लाइन को आगे बढ़ाकर शिगाज और नियगजी तक ले जाने की योजना है। सड़कें और विमान सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा के नजदीक सामरिक रूप से महत्वपूर्ण राजमार्गों को अपने सैन्य ठिकानों से जोड़ दिया है। चीन ने पश्चिमी सेक्टर में 8, पूर्वी सेक्टर में 37 और केंद्रीय सेक्टर में 4 ऐसी सड़कें बना रखी हैं जो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा तक पहुंचती हैं। इसके अलावा चीन ने सिक्किम की सीमा तक रेल मार्ग बना लिया है। वहीं वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक रेल लाइन बिछाने का ऐलान भी कर चुका है। साथ ही पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से होकर पाकिस्तान तक रेल चलाने की परियोजना पर भी तेजी से काम कर रहा है। लेकिन वो भारत की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं पर लगातार सवाल उठाता रहा है। चीन ने तिब्बत में अपने सैन्य तंत्र में किया इजाफा। लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के अड्डों की संख्या बढ़ाई। अरुणाचल प्रदेश के करीब तिब्बत के नियंगची को भी विकसित करने की योजना। इतना ही नहीं, चीन ने तिब्बत में अपने सैन्य तंत्र में काफी इजाफा किया है। यहाँ पर चीन पहले के 8 डिवीजनों की तुलना में अब 32 डिवीजनों को बनाए रखने की स्थिति में है। इस इलाके में लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के अड्डों की संख्या काफी बढ़ाई जा चुकी है। चीन की तिब्बत में दुनिया के सबसे ऊंचे जगह पर हवाई अड्डे का निर्माण करने की भी योजना है, जो रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमालय क्षेत्र में छठा हवाई अड्डा होगा। नागुकू प्रांत में करीब 4,436 मीटर ऊंचाई पर बनने वाला यह हवाई अड्डा तिब्बत के क्वामदो प्रांत के बामदा हवाई अड्डे से 102 मीटर अधिक ऊंचा होगा। चीन अरुणाचल प्रदेश के निकट तिब्बत के नियंगची क्षेत्र को भी विकसित करने की योजना बना रहा है। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है और ये भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद का हिस्सा है। जंगलों से घिरे नियंगची में पहाड़, नदियां और चारागाह है। इस योजना से जहां लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं उनकी आय में इजाफा होगा। इसके साथ ही चीन सामरिक दृष्टि से भी भारतीय सीमा के करीब रहेगा, जो भारत के लिए खतरे का संकेत है। चीन की इस योजना से भारत की रक्षा चुनौतियां बढ़ गई हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।